Hello friends, welcome to Paralegal Study. BPAC 108 Public Policy and Administration in India. इसकी फोर्थ यूनिट हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड इसमें स्पेशली रूरल एंड अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो ध्यान रखना है और लिखना भी है, वो ये कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 712 डिस्ट्रिक्ट हैं और अप्रॉक्सीमेटली 9000 टाउन है हमारे यहाँ पे, एंड मोर देन 7 लाख विलेजेस। तो ये एक सिंपल एक डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस एंड फ्लोरिस्ड इन द पास्ट, मीन्स ये अगर हम बात करें एंशियंट टाइम से ही, बाद में मुग़ल टाइम पे ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ इन द फॉर्म ऑफ द विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। और बाद में अगर हम चलें आज के टाइम पे भी, तो आप देखेंगे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, मतलब ग्रास रूट लेवल पे, चाहे वो विलेज हो, विलेज पंचायत हो, चाहे सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ हों, वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हर 5 साल में, और ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिसीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम ये करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन में। अब अगर हम देखो, कोई भी आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको रेफरेंस के रूप में चीज़ों को लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अगर सिंपल डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग लिखेंगे तो वो आधा अधूरा माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग में, तो एल डी वाइट जो हैं, उनके वर्ड में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर लेवल, वो होता है सेंट्रलाइजेशन, एंड द कन्वर्स द अपोजिट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब उन्होंने किस सेंस में डेफिनेशन दी है, जैसे फॉर एग्जांपल उनसे कोई, मतलब आपसे कोई पूछे कि झूठ क्या है, तो आप कहेंगे कि जो सच नहीं है वही झूठ है। ये एक ऐसे भी बोलने का एक तरीका होता है। तो सेम है, एल डी वाइट ये कहते हैं कि जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे गवर्नमेंट जो है उसमें पावर जब आप मतलब शिफ्ट होता है, पावर का ट्रांसफ़र होता है लोअर टू हायर, तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक उल्टा मतलब कि हायर से लोअर लेवल पे जब आप पावर को शिफ्ट करते हो तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा दो जो मीनिंग है, चेमा एंड रोनेली, ये कुछ थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि चाहे प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे डिसीजन मेकिंग पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की पावर हो, उन सब का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसफ़र होना। किन किन चीज़ों का, मैंने कहा प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग का और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चेमा और रोनेली के अकॉर्डिंग यही डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट, रजनी कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। और इस पीपल सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें आप ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे आप जाके लोगों को पावर देते हो। तो ये तीनों थिंकर के आप नाम लिख के और डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 20 मार्क्स में सीधा ये चैप्टर जो है वो आपका आने वाला है। नेक्स्ट, जिन भी स्टूडेंट के पास नोट्स हैं, जिन्होंने नोट्स बाई किए हैं, तो मैं आपको बता दूं उसमें कुछ मैंने डायग्राम भी दे रखे हैं। तो आपको सिर्फ वो डायग्राम को देखना है, मीन्स लेक्चर को सुनना है और बाद में नोट्स को एक बार देख लेना, तो आपको इग्नू का मटेरियल खोलने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप या मेल पे मैसेज करके 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से नोट्स को बाई कर सकते हैं। तो आगे चलें हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरिया। जो इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कहूँ कि जो इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसका मतलब यही था कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिसके तहत, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एक डाटा बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं,
जो हमने स्टार्टिंग में 7 लाख के करीब मैंने बताया विलेजेस हैं, 9,000 के करीब टाउन्स हैं, उन सब में गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, या मैं कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको पता है वेरियस अदर चैलेंजेस भी हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो, इसके अलावा रिसोर्सेज का एलोकेट करना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना, स्पेशली जो हम बात करें ग्रास रूट लेवल पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, इन सब को कैसे बेहतर से बेहतर ग्राउंड लेवल पे हम अप्लाई करें, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया। नेक्स्ट, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें कि क्या भारत मीन्स जो संविधान है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न हैं जो किससे रिलेटेड हों, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड हों, तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल हैं हमारे यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट। जैसे आर्टिकल जो 40 है वो विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। 11th और जो 12th जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 11th शेड्यूल बात करता है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत की। 12th शेड्यूल बात करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल पार्टीज़ की। तो 11th शेड्यूल में पंचायतों के बारे में है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपल पार्टीज़। और पंचायत और म्यूनसिपल पार्टी सिंपल उसका अंतर यही होता है, विलेज लेवल पे होती है पंचायत, अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट होती है शहरों में, उसको बोलते हैं म्यूनसिपाल्टीज़। तो ये 11th एंड 12th शेड्यूल में है। इसके अलावा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके तहत क्या है कि 73rd जो अमेंडमेंट है वो रिलेटेड टू है विलेज पंचायत से रिलेटेड, और 74th जो अमेंडमेंट है वो है म्यूनसिपाल्टीज से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टी शैल बी इलेक्टेड एवरी 5 ईयर, कि हर 5 साल में आप पंचायत लेवल पे भी और म्यूनसिपल पार्टीज़ के लेवल पे आप इलेक्टेड करोगे किसको, रिप्रेजेंटेटिव को, हर 5 साल में। तो ये जो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मैंडेट कर रखा है कि हर 5 साल में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनोगे। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है अगर मैं बात करूं, उसमें इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन पीपल के हाथ में पावर का होना। ये सारे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में मेंशन है। तो जब आप नोट्स देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उतना पढ़ेंगे बस। आगे अगर उसमें थोड़ा और चलूँ कि हिस्ट्री अगर हम थोड़ा देखें कि रूरल जो लोकल गवर्नेंस है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज हुआ, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, तो उसका भी एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले कि जैसे पंचायत जो राज कॉन्सेप्ट है ये क्या है, पंचायती राज जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके तहत क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है गवर्नमेंट, इसको लोकल जो पीपल हैं, या मैं कहूँ कि ग्रास रूट लेवल पे पावर को शिफ्ट किया जाता है पंचायती राज सिस्टम के तहत। इसमें सेल्फ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, जो लोगों को मौका देता है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देता है ताकि वो बेहतर से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकें। आगे पंचायती राज इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन बताई। फिर इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ कमेटी बनाई गई आज़ादी के बाद। जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी, फिर जे.वी. राव कमेटी बनी, इसके अलावा एल.एम. सिंघवी कमेटी। ये कुछ कमेटीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब बेसिक सी चीज़ें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि बलवंत राय कमेटी क्या थी। ये 1957 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, उन्हीं का नाम था बलवंत राय मेहता, उसी के नाम पे कमेटी का नाम पड़ा है। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि जैसे 3 टायर पंचायत सिस्टम की इन्होंने बात की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ वेरियस जो सजेशंस है वो प्रोवाइड किया था कमेटी ने। लेकिन बलवंत राय जो कमेटी है 1957 की, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसी के बाद फिर बनी अशोक मेहता कमेटी। ये 1977 में एक कमेटी बनी थी। इसमें इन्होंने 2 टायर पंचायत की बात की कि जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत गांव लेवल पे होंगे मंडल पंचायत। तो 2 टायर सिस्टम की बात की। वही बलवंत राय जो कमेटी मैंने बताया, उन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, 2 टायर जो सिस्टम है वो होना चाहिए, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत होगा विलेज लेवल पे।
इसके अलावा इन्होंने कुछ सीट रिज़र्व करने की बात की थी एससी और एसटी लोगों के लिए। इसके अलावा पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन के तहत इन्होंने ये बोला था कि कुछ उनको टैक्स लेने की भी पावर मिलनी चाहिए। ये कुछ कमेटी, अशोक मेहता कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा आगे चल के मैंने बताया जैसे कुछ और कमेटी हैं, जैसे हनुमंता राव कमेटी 1983 में आई, और जीवी के राव कमेटी 1985, एलएम सिंघवी कमेटी 1986, फिर सरकारिया कमीशन बनाया गया जो सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है 1988, पी के थुंगन कमेटी बनी 1989, और हरलाल सिंह खरारा कमेटी बनी 1990। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारी कमेटीज़ आप नाम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ रूरल जब आप लोकल गवर्नेंस की आप बात करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि पंचायती राज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आया, कौन कौन सी कमेटी बनी। तो उसमें अगर ये वेरियस कमेटी के सिर्फ आप नाम भी लिखेंगे, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ इतना लिखेंगे ना, तो टीचर को लगेगा कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और ये मैं हमेशा जो नोट्स लेने के बाद लोग मैसेज करते हैं कि आपके नोट्स ने बहुत हेल्प की, उसका सिंपल एक लॉजिक ये है, इग्नू का जो मटेरियल है ना, उस मटेरियल में भी बहुत सारी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा क्या होता है, जैसे इग्नू का जो मटेरियल से क्रीम निकाल के, कुछ गूगल कुछ अलग सोर्सेज से क्रीम निकाल के वो इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं ताकि वो आपके फ्लो में भी चलें, और वो सिर्फ आपके इग्नू एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, वो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठे वहाँ पे भी वो हेल्प करे। सिर्फ इसलिए वो नोट्स इतनी मेहनत से बनाए जाते हैं। तो ये रूरल का जो मैंने बताया, आप उसमें पहले हिस्ट्री लिखेंगे, रूरल लोकल गवर्नेंस, क्योंकि आप इग्नू के मटेरियल में देखेंगे ऐसे हिस्ट्री आपको नहीं दिखाई देगी वहाँ पे। तो ये हुआ। फिर अगर आप थोड़ा सा उसमें आगे चलें, अभी हम करंट में मैं बात करूँ कि 73rd और 4th अमेंडमेंट हुआ, उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन का रिजर्वेशन अभी दोनों में है, चाहे विलेज लेवल पे हो चाहे म्यूनसिपल पार्टीज लेवल पे हो। फिर लेटेस्ट का भी आप बिल्कुल डाल दें। लेटेस्ट में क्या है, अभी आप देखो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट, ये ध्यान रखना, 128वां जो अमेंडमेंट बिल आया 2023 में, वो रिजर्वेशन की बात करता है कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। तो ये अब ये भी इसमें आप इग्नू में देखोगे तो वहाँ पे नहीं है मटेरियल में, लेकिन नोट्स में आपको ये चीज़ें मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल वो अपडेटेड मैं उसको चीज़ें मेंशन करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे कि भाई ये एडवांटेज क्या है, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या इसकी रेलिवेंस है, क्यों ये ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि प्रमोट लोकल डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन, कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इससे लोकल लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों को क्या मिलता है, पर एक मौका मिलता है ताकि वो पावर जो है उसमें आ सकें या फिर पावर को एक्सरसाइज भी कर सकें, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप प्रेशराइज कर सको कि ग्रास रूट लेवल पे भी आप काम करो। तो सिंपल है, मीन्स लोकल डेमोक्रेसी उससे मजबूत होती है और पार्टिसिपेशन बढ़ता है। दूसरा, इससे इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। एक छोटी सी चीज़ बताओ, एमपी जो हैं आपके, आप अपने एरिया में जो एमपी है उसको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव में जो सरपंच होता है वो आप देखो कि सिंपल आप उसके घर भी चले जाओगे, कोई भी ब्याह शादी होती है वो सरपंच आपके यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। वो जो बंदा है सरपंच जिसको हम चुन रहे हैं गांव लेवल पे, उसके हमारे साथ जान पहचान अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास हम जा सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है एडवांटेज वो है इनोवेशन कि सेल्फ रिलायंस, कि गांव लेवल पे वो जो लोग हैं डिसेंट्रलाइज के कारण वहाँ पे सेल्फ रिलायंस की जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होता है, इनोवेशन आता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेसेस वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, पब्लिक सर्विसेज को अच्छे से वो लोग एक्सेस कर पाते हैं, जो लोकल गांव की जो इकनॉमी है वो बूस्ट होती है इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा जैसे एससी एसटी वुमेन मार्जिनलाइज जो वर्ग है उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। तो ये सब वेरियस एडवांटेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी हैं इनके सामने, कि भाई पंचायती जो डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, उसके सामने मेजर चैलेंज क्या हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं चैलेंज के रूप में, वो है वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने देखा होगा कि जैसे अभी महिलाओं को वहाँ पे रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन,
ये पंचायत में भी, म्यूनसिपल पार्टीज़ में। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जैसे महिला चुन भी गई, लेकिन आदमी जो है उनके हस्बैंड वही ज़्यादातर पावर को एंजॉय करते हैं। वो नाम मात्र के जो होते हैं महिलाएं, वो तो सिर्फ नाम मात्र की सरपंच होती हैं। तो सिंपल ये बोला जाता है कि ये जो चैलेंज है सबसे बड़ा ये है कि वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की। एक तो उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, फाइनेंशियली उनके पास पावर नहीं होती, और इसके अलावा ऑटोनॉमी भी नहीं होती, क्योंकि सेंटर या स्टेट से जो पैसा मिलता है उसी का ही बस वो यूज़ कर पाते हैं। तो लैक ऑफ फंड होता है ना, उनके पास कैपेसिटी भी कम होती है। इसके अलावा जो टेक्निकल जो सपोर्ट होता है वो भी लिमिटेड होता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो डोमिनेंस होती है इन गवर्नमेंट्स में, पंचायत और विलेज लेवल पे, वो लोकल जो एलाइट वर्ग है, जैसे कोई ज़मींदार है अच्छी खासी जिसके पास ज़मीन है, पैसा है, उन्हीं की ज़्यादा चलती है इन सब। तो ये भी एक है। पीपल पार्टिसिपेशन भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग सिर्फ वोट तो कर देते हैं, लेकिन उनको अपने अधिकार, उनको अवेयरनेस, जो सोशल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो सब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो सरपंच जो काम कर रहा है बस उनके लिए उतना ही काफ़ी है। तो लो सिटीज़न पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। इक्वालिटी का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमने देखा मार्जिनलाइज्ड वर्ग के लोग अगर सरपंच बन भी जाते हैं तो भी उनको समाज में उतनी इज्जत नहीं मिलती, और जो पैसे वाले हैं, कोई ज़मींदार है, जो अदर कम्युनिटी जर्नल जो वर्ग है, उन्हीं की ज़्यादा चलती है। तो इक्वालिटी का भी एक कॉन्सेप्ट जो है, इश्यूज़ वो देखने को मिलते हैं। कई बार ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी बाधा क्रिएट करती है। जैसे सेंटर ने तो पैसा भेजा, स्कीम्स जो हैं, पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट कराने की बात की, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक वो पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि बीच में जो ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही घोटाले हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जैसे सेंटर में जैसे अभी कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी अदर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी अपना इंटरफेयर ग्रास रूट लेवल पे भी करते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं जो एक जो रियल जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं कहूँ कि चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बात की, एडवांटेज की भी बात की और डिसएडवांटेज की भी बात की। अब हम चलें थोड़ा सा इसमें कि वे फॉरवर्ड के रूप में आपका क्या लिखोगे। तो देखो उसमें आप यही लिखोगे कि सबसे पहले नो डाउट जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में भी उसमें इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात की गई है। फिर आप कहेंगे दूसरी चीज़ कि हमें क्या करना है, जो लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी होगी, पावर देनी होगी, ताकि वो अपने यहाँ पे टैक्सेस को भी मीन्स टैक्स के थ्रू जो पैसा है उसको भी कलेक्ट कर सकें, रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ कर सकें, और उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की भी पावर, जो ऑटोनॉमी, वो हमें देनी होगी। तो ये सबसे पहले वे फॉरवर्ड में लिखना है कि स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। दूसरा, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर देना होगा। ये कैसे होगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम करा करके, एक्सचेंज विजिट्स करा के, और भी अदर जो तरीके हैं उनसे क्या होगा, जैसे मैंने कहा सरपंच हैं या उन सबको बिल्कुल ट्रेनिंग और ये सब प्रोवाइड करा के, एक्सचेंज विजिट, आप मान लो कोई पंचायत है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कई बार आता है कि कोई गुजरात का विलेज है, कोई राजस्थान का, कोई महाराष्ट्र का, जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, तो इस तरीके से विज़िट करा करा के दूसरे एरियाज़ में उनको भेज के, ताकि वो वहाँ से सीखें और उन सब पॉलिसीज़ को अपने यहाँ पे भी अप्लाई कर सकें। ये काम करना होगा कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हुए उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा करना होगा। अवेयरनेस कैंपेन, पब्लिक मीटिंग करनी होंगी, जिससे लोग जागरूक हों, और जो हमारा रियल एक ऑब्जेक्टिव है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमारा इसके पीछे एक विज़न है डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट के पीछे, वो फुलफ़िल हो। तो ये सब चीज़ें जब होंगी, मीन्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, जब ये चीज़ें करेंगे तो हमारा रियल ऑब्जेक्टिव जो है फुलफ़िल होगा। ये वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है। तो क्योंकि हमने पहले जो एडवांटेज किया, फिर उसके चैलेंजेस देखा, तो वे फॉरवर्ड आपको ऐसा होना चाहिए कि एक तरीके का आप सोल्यूशन दे रहे हो कि अगर ये चीज़ें की जाएँ तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा उस वो बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकता है। तो ये है फ्रेंड्स पूरा चैप्टर। और जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्जॉय करो। इन्जॉय मतलब लेक्चर को सुनो स्टोरी की तरह, और सिंपल आप नोट्स फिर देख लेना। तो आपको ये मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो खुद से बना रहे हो तो वो भी बिल्कुल स्टोरी के रूप में समझें, और अपना खुद से भी थोड़ा बहुत नोट्स बना के आपका काम ईजिली चल जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ये जो चैप्टर, आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, खूब सारी मेहनत करें, एंड थैंक यू सो मच।